सरदार पटेल पर कविता। लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी न सोची कभी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता बेशुमार थी। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, पल भर में सारा नक्शा ही बदला। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। गरीबों का था सरदार वो, दुश्मनों के लिए था लोहा वो। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। आंधी की तरह बढ़ता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। बनकर गांधी का अहिंसा का अस्त्र, प्रहार ऐसा जैसे ब्रह्मास्त्र। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे पटेल न मिलते संसार में। ऐसे पटेल न मिलते संसार में, ऐसे पटेल न मिलते संसार में। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी। आइए इनके जीवन का एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो उनके लिए ही खराब बात होगी। यह सिंह की गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए सरदार पटेल पर दूसरी कविता आपको सुनाते हैं। देशभक्ति थी जिसकी रग रग में, सबल बनाया भारत इस जग में। एकीकरण के स्वप्न को जिसने यथार्थ में बदला भुजबल से। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। नाडियाड के वीर रत्न, बारडोली सत्याग्रह के सरदार, था वह नरसिंह समान, उसके समक्ष हारा निजाम। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। उसे प्यारा था स्वाभिमान, सदा बढ़ाई देश की शान। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। भारत के सरदार देश के लाल, शत शत नमन तुझे है आज। आइए बच्चों, ये थी दूसरी कविता। अब आपको इनके जीवन का एक और संस्मरण हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए कितने मजबूत थे ये, मतलब क्यों इनका नाम लौह पुरुष पड़ा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लौह पुरुष इनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि देखिए जो इनके इरादे थे बिल्कुल लोहे के समान थे, और वास्तव में इनको जो था ना भय लगता था किसी भी प्रकार का, न तन का न मन का, कोई भय इनको नहीं लगता था। आपको इनके बचपन की एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि एक बार इनको एक फोड़ा निकला था इनकी आंख के पास में। अब वो फोड़ा काफी बढ़ता गया। पहले जमाने में तो हकीम और वैद्य को दिखाते थे, तो उन्होंने एक हकीम जी को दिखाया, वैद्य को दिखाया। उन्होंने बताया कि इस फोड़े को जो है लोहे की सलाख को गर्म करके अगर उससे दाग दिया जाए तो ये फोड़ा फूट जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि वो लोहे की जो सलाख थी वो गर्म की गई, खूब उसको तेज गर्म कर लिया, लाल दहकने लगी वो। अब सब लोग, किसी की हिम्मत उनके परिवार में से ना हो कि उनके फोड़े को वो दाग सके। अब उन्हें गुस्सा आया, कहने लगे, वो बचपन बहुत छोटे से थे, बचपन था उनका उस समय में, कहने लगे अभी देर क्यों कर रहे हो, ये तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी से मेरी आंख में लगाओ इसको फोड़े को फोड़ दो। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या, खुद सलाख उठाई लोहे वाली और अपनी आंख में उसको दाग लिया, और उनकी आंख का जो फोड़ा था वो फूट गया और बाद में वो ठीक हो गया। आप कल्पना कीजिए, यदि मोमबत्ती का छोटा सा मोम भी आपके ऊपर गिर जाए, एक बूंद भी गिर जाए, तो आप अपने हाथ को सहलाते रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी से जरा सा भी जल जाता है, या मतलब उसके ऊपर गर्म पानी भी तेज पड़ जाता है, या चाय गिर जाती है, तो क्या होता है, हम बहुत देर तक उसको जो है सोचते रहते हैं, अरे ये हमारे क्या हुआ, बार बार उसमें आग पड़ने लगती है। अब आप सोचिए लोहे की दहकती हुई सलाख,
और उससे जो था उन्होंने अपने उस फोड़े को दाग लिया और वो बाद में ठीक हो गए। तो ऐसे थे मजबूत इरादों वाले, मजबूत शरीर वाले, मजबूत तन वाले, मजबूत मन वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे अगली कविता आपके लिए लेके आते हैं। सरदार पटेल पर अगली कविता देखिए। सिंह सी गर्जना वाला आज वही पटेल हमें चाहिए, आज वही पटेल हमें चाहिए, जो किसानों के हक की बात करे, उनके दुख दर्द मिटाने के लिए लड़े, जिसकी ईमानदारी और विनम्रता की बात सब करे, आज वही पटेल हमें चाहिए। सिंह सी गर्जना वाला आज वही पटेल हमें चाहिए, आज वही पटेल हमें चाहिए, जो अपनी आंखों को क्रोध से लाल करे, अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से लड़े, जिसकी आवाज से दुश्मन भी कांप उठे, आज वही पटेल हमें चाहिए। सिंह सी गर्जना वाला आज वही पटेल हमें चाहिए, आज वही पटेल हमें चाहिए, जो भारत को एकता का पाठ पढ़ाए, मिलजुल कर रहना सिखलाए, सारे मजहबों को गले मिलाने का सबक सिखाए, जो हर वक्त सच के साथ खड़ा होकर दिखाए, आज वही पटेल हमें चाहिए। सिंह सी गर्जना वाला आज वही पटेल हमें चाहिए, आज वही पटेल हमें चाहिए, जो देश के लिए कुर्बान हो, जो भारत की आन बान शान हो, जिसका हृदय विशाल हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल हो, आज वही पटेल हमें चाहिए। सिंह सी गर्जना वाला आज वही पटेल हमें चाहिए, आज वही पटेल हमें चाहिए। देखिए आगे हम आपको एक उनके जीवन का एक संस्मरण बताने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उनका। सुनिए ध्यान से। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण। देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो भारत अनेक रियासतों में बटा हुआ था। अब उनको एक करना, सबका एकजुट होना, सबको एक करना, वो कार्य बिल्कुल असंभव जैसा ही था। उस कार्य को संभव किया किसने? सरदार पटेल जी ने। ठीक है, जब भारत अंग्रेज छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को ये आजादी दे गए कि वो चाहे तो आजाद रह सकते हैं, चाहे तो फिर पाकिस्तान में जाकर मिल जाएं या भारत में मिलकर रह जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता से, सूझबूझ से हल करके दिखाया। लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर उन्होंने भारत के मानचित्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया और सारे भारत में उन्होंने एकता स्थापित की, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो देखिए ये था उनका एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश जो हमने आपको बताया, एक महत्वपूर्ण संस्मरण जिसको हमने भी आपको बताया। चलिए एक कविता और सुनिए, उसके बाद में हम बताएंगे आपको इनका निबंध, इनकी और बाकी लेख, इनके बारे में बताएंगे। सरदार पटेल पर आगे कविता देखें। खुशबू से जिसकी महका सारा हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल भारत की शान। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे सरदार, भारत की आजादी के नायक थे महान। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी। दुश्मनों के लिए लौह पुरुष थे सरदार पटेल। इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी। हृदय था कोमल, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी। भारतीय राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। शत नमन उस महान इंसान को, उस भारत की आन बान शान को। शत नमन उस महान इंसान को, उस भारत की आन बान शान को। ये थी कविता। देखिए लौह पुरुष इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि जो भी बात वो मुंह से निकालते थे उसको करके ही रहते थे, चाहे उसके सामने कितने ही बड़े बड़े दिग्गज नेता क्यों ना आ जाएं, लेकिन उनकी बात को मानना ही पड़ता था। यानी कि लौह पुरुष ऐसे थे कि वो हर एक से अपना लोहा मनवा लेते थे, चाहे वो विदेशी हो या स्वदेशी हो। जब भी कभी आन बान शान की बात आई उनकी तो उन्होंने कभी उस पर आंच नहीं आने दी,
और भारत के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। और इसलिए वो हमेशा ही अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन्हें इसीलिए लौह पुरुष कहा जाता है। उनके इरादे लौह जैसे थे, उनके कार्य लौह जैसे थे, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन। चलिए आगे इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और वाक्यों के माध्यम से, इनके पूरा जीवन परिचय और इनके राजनीति क्षेत्र, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। आइए देखें सरदार पटेल का जीवन परिचय। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात प्रांत का एक करमसद नामक गांव था। इनके पिता एक किसान थे। उनका नाम झाबेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। विदेश में पढ़ाई करके भारत लौटने के बाद वह गांधी जी के साथ देश सेवा में लग गए। 1927 में बारडोली सत्याग्रह में अंग्रेजों से अपना लोहा मनवाया, किसानों का दिल जीता और सरदार की उपाधि पाई। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग किया। देश की आजादी के लिए कई बार जेल भी गए। लौह पुरुष सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत का गृह मंत्री पद का भार संभाला। पटेल जी उप प्रधानमंत्री भी रहे। पटेल जी का सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 600 रियासतों का एकीकरण करना और भारतीय संघ का अटूट अंग बनाना। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित करने के कारण वे लौह पुरुष कहलाए। पटेल जी ने भारत की अनेक समस्याओं का सूझबूझ से हल निकाला और भारत को सशक्त किया। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इस महान महानुभाव का दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया। देखिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लगभग 10 पॉइंट हैं और इनको आप जो है लर्न करके कर सकते हैं और लर्न करके आप इनको स्पीच के रूप में बोल सकते हैं। और एग्जाम में तो आपके आए तो बहुत सारी डेटास वगैरह भी इसमें हमने लिख दिए हैं, जन्म स्थान वगैरह पूरा परिचय हमने इसमें दिया है। और इसको जो है आप जैसे आपके यहाँ मतलब फंक्शन हो रहा है 31 तारीख का, अब तो 31 की दिवाली भी है तो उसमें तो फंक्शन नहीं होगा, हो सकता है आगे करें या पीछे करें, पहले भी कर सकते हैं, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। और आगे देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं निबंध। पहले बताएंगे निबंध से पहले हम बताएंगे इनके बारे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ लगी है, कैसी है, उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। आगे देखिए, बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी स्टैच्यू बनवाई है और उनको सम्मान दिया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात प्रांत में स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि कितना बड़ा है, कैसे बना है, ये क्या क्या इसमें मटेरियल लगा है, ठीक है, किसने बनाया था, कितने समय में बना था, कौन इनको बनाने वाले थे। देखिए आगे, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, अर्थात लगभग 600 फीट ऊंची है। इसका वजन 1700 टन है। इस प्रतिमा को
92 वर्ष यानी 92 वर्ष के एक शिल्पकार ने बनाया था। उनका नाम है राम बी सुतार। यह प्रतिमा 4 धातुओं से बनी है और इसमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक, यानी तांबा इसमें सबसे ज्यादा लगा है, जो 4 धातुओं से बनी है। लगभग 85% इसमें तांबा है। इस विशाल मूर्ति को बनाने में पूरे 5 वर्ष लगे हैं और इसको देखने के लिए भारत से, देश से, विदेश से अनेक लोग आने लगे हैं और देख रहे हैं। और देखने में वास्तव में जितनी ऊंची मूर्ति है ये कहीं पर भी नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची है ये। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं हम निबंध। निबंध है, लेख या फिर आप भाषण देना चाहें, ठीक है, इनके बारे में बताना चाहें तो वो आप इस बता सकते हैं। देखिए निबंध शुरू करने जा रहे हैं हम। बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं लौह पुरुष सरदार पटेल पर निबंध, भाषण, लेख। लेकिन निबंध में हमने जितने संस्मरण बताए हैं तो वो निबंध में ना बता करके हमने कविताओं के साथ बता दिए हैं। जब आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें से आप संस्मरण जो है वो निबंध में भी लिख सकते हैं, भाषण में बोल सकते हैं और कहीं लेख लिखने के लिए आए तो वहां भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और कविताओं के भी मुख्य अंश आप लेकर के आप कोटेशन के रूप में डाल सकते हैं, निबंध में, भाषण में, लेख में भी। अगर आपको बोलना है, भाषण देना है तो वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और निबंध लिखना है तो वहां भी आप सारे संस्मरण डाल सकते हैं। हमने लगभग 4 कविताएं लिखनी बताई हैं आपको और उन कविताओं के साथ साथ हमने आपको जो है संस्मरण भी बताए हैं। तो वो संस्मरण आप इनमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं और आप अपने ऐसे को, भाषण को और लेख को बहुत अधिक आकर्षक बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं उनका परिचय। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। इनके पिता एक किसान थे। चलिए अब इनकी शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। पटेल बचपन से ही निर्भीक, साहसी और बुद्धिमान थे। नाडियाड स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर मुख्तारी की परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। विदेश में वकालत की परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थान पाने पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। देखिए अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश किया कैसे, देखिए आगे। विदेश से लौटकर वकालत करके ये प्रसिद्ध हो गए और शीघ्र ही वकालत छोड़ भी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांधी जी के संपर्क में आ गए। गांधी जी के संपर्क में आए और भारत माता की सेवा में तन मन धन से जुट गए। गुजरात की बेगार प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया। पटेल जी ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अब देखिए इन्होंने अंग्रेजों को कैसे झुकाया, अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से। देखिए अब हम पॉइंट डालेंगे, अंग्रेजी सरकार को झुकाया। कैसे झुकाया उन्हें, देखिए आगे। सन 1927 में बारदोली के सत्याग्रह में किसानों का हौसला बढ़ाया। सरकार ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया। किसानों की समस्या देखकर उन्होंने गांव के लोगों को इस प्रकार संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांवों में अंग्रेज अफसरों को भोजन, आवास और सवारी मिलना भी मुश्किल हो गया। देखिए इनके बारे में हम इनकी प्रशंसा में कुछ शब्द बोलने जा रहे हैं, वो भी आप कोटेशन के रूप में डाल सकते हैं। धीर पुरुष विपत्ति के समय और अधिक दृढ़ता से कार्य करता है। महापुरुष अपने युग का प्रतीक और समसामयिक शक्तियों का नाभि बिंदु होता है। अंग्रेज सरकार ने किसानों पर बहुत अत्याचार किए, उन्हें हर प्रकार से हानि पहुंचाई। उनका जो खेती बाड़ी थी उसको नष्ट किया, उनके जो पशु थे उनको उन्होंने छीन लिया। इस तरीके से अनेक प्रकार से उनको जो है कष्ट पहुंचाए उनके। लेकिन उनके खजाने में फूटी कौड़ी भी नहीं पहुंच सकी अंग्रेजों के खजाने में। अंत में अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा।
स्वराज्य की मांग और गांधी जी के साथ सहयोग। देखिए इसमें 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। पटेल जी को 3 माह की जेल हुई और 500 रुपए का जुर्माना देने की सजा हुई। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत को इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ। 17 अप्रैल 1940 को पटेल जी पुनः गिरफ्तार हुए और 9 माह बाद छोड़ दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त 1942 में फिर से जेल गए और 15 जून 1945 को अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी छोड़ दिया गया। 15 अगस्त 1947 को सारे भारत के लिए एक खुशी का दिन आया और भारत देश की गुलामी की जंजीरें चकनाचूर हो गई। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आईं, लेकिन पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। उनका मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, उनको लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया। क्यों कहा गया? उनके कार्य इस तरीके के थे कि उनको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए लौह पुरुष क्यों कहा गया, इसको आप पॉइंट को समझें और अपने भाषण में या जो भी आप लेख लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, उसमें अवश्य लिखें। देश की आजादी के बाद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वह कार्य शायद कोई दिग्गज नेता भी न कर पाता। वह था देशी रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिया। लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए कितना कठिन कार्य था सारी रियासतों को एक करना, लेकिन सरदार पटेल ने वो भी करके दिखा दिया। मातृभूमि की वंदना में अनेक देशभक्तों ने अपनी अपनी स्वर साधनाएं प्रस्तुत की, लेकिन सबसे ऊंचा सशक्त स्वर पटेल की सिंह गर्जना थी, शंखनाद था, जिसे सुनकर अंग्रेजों के दिल भी कांपने लगे थे। भारत माता अपने वरद पुत्र की गर्जना पर गदगद हो गई। अब अंत में आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं, जो उपसंहार के रूप में लिखा है हमने। देखें, निर्भीक, साहसी, कर्मठ, विचारशील, दूरदर्शी, दृढ़ निश्चयी, परम शक्तिशाली वाणी वाले सरदार पटेल आजादी के बाद केवल 2.5 वर्ष तक ही जीवित रहे। वह अपने अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने पर मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत के निर्माण में पटेल जी के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सारे भारतवासी उनके सदैव ऋणी रहेंगे। आज पटेल हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका जो स्थान है
वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। वो हमेशा अमर रहेंगे भारत के लिए। वो हमेशा जिन्होंने हमेशा अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, उस योगदान के लिए सारे भारतवासी ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे।